स्टार्ट। 10th क्लास साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सेकंड पार्ट और वीडियो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, व्हाट इज द ओम्स लॉ? पहला एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। ओम्स लॉ, द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसमें होता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसी के अकॉर्डिंग टू उसमें करंट बढ़ता है। अगर वोल्टेज घटाते हैं तो करंट भी उतना ही कम होता है। इसे कहते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ये इक्वल कैसे होता है? वोल्टेज इक्वल टू आई आर। आई का मतलब है करंट, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, वी का मतलब होता है वोल्टेज। अब ये फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले में अगर आपको वोल्टेज निकालनी है तो करंट और रेजिस्टेंस की इनटू होगी, गुना होगी। और अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन आई होगा। और अगर आपको आई निकालना तो V अपॉन आर होगा। दिस इज फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ है। अब ये सर्किट है, जैसे जैसे करंट या वोल्टेज बढ़ेगी उसी तरीके से इस एम्पियर मीटर में करंट बढ़ जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज घटाएंगे उसी तरीके से इसमें एम्पियर घट जाता है। लेकिन ये इक्वल कब होते हैं? क्योंकि ये रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। इसको समझने के लिए मैं आपके घर में ही जाता हूँ। तो दोस्तों, आपने अपने घर में पंखा देखा है, रेगुलेटर देखा है उसका? तो आप क्या करते हो? रेगुलेटर को हल्का सा खोलते हो तो पंखा थोड़ा सा घूमता है। तो आपने वोल्टेज कम अप्लाई की क्योंकि वहां पे रेगुलेटर ऐसे होता है। आप ये वोल्टेज है, आप इतना इसको लेके आ रहे हो यहाँ, तो इतनी ही वोल्ट इसमें गई तो पंखा 1 पे घूमा। फिर आपने इतनी दी तो 2 पे घूमा, थोड़ा तेज घूमता है। जितना जितना आप उसे वोल्टेज देंगे उतना करंट उसे मिलता चला जाएगा और उसी हिसाब से वो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये ओम्स लॉ का नियम है। अब ओम्स लॉ समझ में आया? ओम्स लॉ, हाँ जी, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ के। इन्हीं पे आपका न्यूमेरिकल्स आता है। अब देखो यहाँ पे ये रहा, ये ग्राफ है। यहाँ पर करंट है, यहाँ वोल्टेज है जो V है। जैसे ही V बढ़ी उतना ही करंट बढ़ेगा। अगर यहाँ था तो मान लेते हैं ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। इधर के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसे, और हिंदी में कहते हैं इसे विद कर्मानुपात। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट नहीं कह सकते, कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, वो फिक्स होता है। मतलब जितनी वो बढ़ रही है उतनी वो बढ़ रही है। नहीं, कांस्टेंट नहीं कहते, ये वेरिएबल होता है, जितने सेम रेशियो में बढ़ता है। राइट, कांस्टेंट नहीं कह सकते। कांस्टेंट का मतलब है कि बिल्कुल सेम। यहाँ इक्विलिब्रियम होता है जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल, इसीलिए इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, समानुपात में बढ़ना। और हिंदी में क्या कहते हैं? अनुकर्मानुपाती। ये रहा आर, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्या होता है? आर। तो ये आर है, अभी बताया था मैंने आपको। क्या होगा? ये बताया था V इज इक्वल टू आई आर, और जब V अपॉन आई होगा तो आर होगा, एक कांस्टेंट होता है। तो आर इज द कांस्टेंट वैल्यू, नॉट V और आई कांस्टेंट। दिस इज, तो आप पढ़िए लेकिन गलत मत पढ़िए। यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म कांस्टेंट नहीं होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉट ए कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं कह सकते आप इसे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, आर इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर कांस्टेंट होता है इसमें, जो रेजिस्टेंस होता है क्योंकि उसकी एक वैल्यू होती है, और जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है ये रेजिस्टेंस फूक जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में कभी कभी रेगुलेटर खराब हो जाता है,
राइट। क्यों हो जाता है? क्योंकि पीछे से हाई वोल्टेज आती है और आपके पंखा फूकने की बजाय रेगुलेटर फूक जाता है। इसलिए लोग पंखे में एक फ्यूज की तरह एक रेगुलेटर को भी यूज करते हैं, राइट। और जहां रेगुलेटर नहीं लगता वहां पर अगर ऐसी कोई कंडीशन आई पीछे से हाई वोल्टेज, तो सीधा पंखा ही उड़ जाता है। कोई शक? तो ये ओम्स लॉ का नियम है। ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। अगर करंट बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ेगा। इस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट ए कांस्टेंट। आगे चलते हैं। अब रेजिस्टेंस के बारे में ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी, VIR, IR, सब कुछ। अब आते हैं फैक्ट्री विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिफाइंड। अब रेजिस्टेंस का साइन याद रखना, ये इस तरह से एक स्प्रिंग की तरह होता है और कंडक्टर जो होता है वो पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। जैसे बैटरी में एक छोटा एक बड़ा होता है, लेकिन कंडक्टर में दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बैटरी का साइन एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा होता है, तो ये बैटरी है। क्या है? बैटरी साइन है। और कंडक्टर का साइन इक्वल होता है। इधर एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है। इसमें किधर भी आप नेगेटिव और किधर भी आप पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। अगर इधर पॉजिटिव है तो ये अपने आप नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। इसमें कोई साइन नहीं होता, राइट। एक कैपेसिटर होता है जिसमें कंडेंसर का ही दूसरा पार्ट होता है। एक कैपेसिटर होता है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। आपने देखा होगा कि जो कंडेंसर जिसे कैपेसिटर्स कहते हैं, आपके उसमें यदि वो उल्टा लग जाए तो क्या करता है? पंखा उल्टा घूमना शुरू कर देता है। फिर हम क्या करते हैं? कंडेंसर को चेंज करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, तब जाके वो क्या क्लॉकवाइज घूमता। इधर क्लियर? कोई शक? यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी। आगे चलते, इनके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। अब आते हैं ये कर दिया मैंने, ये L है। अब आपने देखा रेजिस्टेंस ये जो R बनाया था मैंने, ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड है? अब अगर मैं इसे ये बना दूं तो कौन सा ज्यादा प्रतिरोधक है? रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, करंट को रोकने वाला, ये वाला या ये वाला? कौन सा? ऊपर वाला, बिल्कुल राइट। क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ, L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। देखिए दोस्त, R रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ होती है ये L, किसकी? वायर की। जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस का, उतनी रेजिस्टेंस की कैपेसिटी ज्यादा होगी, और जितना तार छोटा होगा उतना रेजिस्टेंस भी छोटा होगा। इज दैट क्लियर? रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द स्टॉपर या बैरियर ऑफ द करंट। ये करंट को फ्लो करने में रोकता है। अब कहता है यहाँ पे ये, वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट लेंथ, ऑन इट्स एरिया। तार की मोटाई पे भी डिपेंड होता है। अगर तार ये पतला कर दिया और ये मोटा कर दिया, तो मोटे तार में का अगर एरिया ज्यादा है और पतले का कम है, तो दोस्त मोटे वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? कोई शक? हाँ जी, नहीं आई? हवाई तो नहीं समझ में आ रहा है ना? साथ साथ आपको दिखा रहा हूं। तो ये नेचुरल मैटर पे डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस। इसलिए रेजिस्टेंस क्या होता है? ये L डायरेक्टली L, और साथ में ये A जो है एरिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, एरिया। तो ये डायरेक्टली है, क्या है? डायरेक्टली है, और ये
इनवर्स लिया, ये इनवर्स लिया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इनमें उल्टा काम होता है और इनमें सीधा होता है। क्लियर? ये डायरेक्टली यहाँ पे, ये डायरेक्टली, लेकिन ये उल्टा आ गया नीचे। अगर ये ए बी इसके साथ एल की जगह होता तो डायरेक्टली होता, लेकिन ये क्या आ गया 1 में। ये एल नहीं है, ये 1 है, 1/a, अर्थात एल इक्वल टू 1/a। वैसा अब ये P क्या है? ये कांस्टेंट है। ये देखो P रो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? रो। ये कांस्टेंट है। जैसे ओम्स में R कांस्टेंट था, ऐसे ही इसमें P कांस्टेंट है, और P की एक वैल्यू होगी जो मटेरियल पे डिपेंडेंट होगी। ये आप इसकी वैल्यू देगा हो, ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी, वो राइटिंग में देगा। राइट? आप ये याद नहीं करने को, ये सब आपको मिलेगी। ये एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अब आता है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। अब रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर, पर रेजिस्टेंस भी तो एक सिस्टम है। अब रेजिस्टेंस के भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। किसमें? 2 पार्ट्स में। रेजिस्टेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा सीरीज और पैरेलल, और एक होगा पैरेलल। सीरीज में सीक्वेंस में होगा, चैन में। ये सीरीज है। क्या है? सीरीज, एक के बाद एक, R1 R2 R3। पैरेलल क्या होगा? ऊपर नीचे। R1 R2 R3। अब इनका सम सिस्टम कह रहा है। अब ये तीनों मिलके एक सिस्टम बनाए, तो इससे रेजिस्टेंस क्या हो गया? R। ये हो गया सीरीज का 1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज का चल रहा है। किसका चल रहा है? सीरीज का। अब पैरेलल का रेड पेन से बता देते। इसमें क्या होगा? प्रोपोर्शनल 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी होंगे। तो ये रजिस्टर, इसे सोल्व करेंगे और इसे भी R कंडीशन में लेकर आएंगे। वैसा अर्थात यदि मैं 2 को करूं, देखो R1 R2, तो R इजिकल टू R1 प्लस R2, तो क्या होगा? 1/R इजिकल टू एलसीएम R1 प्लस R2 और R1 प्लस इंटू R2, तो R क्या होगा? इजिकल टू R1 और R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप एलसीएम लेके इसे सोल्व करोगे। तो इसे ये पैरेलल में करना है, सीरीज में तो ऐसे जुड़ जाएगा कोई सा। लेकिन वो कई बार क्या करता है, ये सीरीज है। अब इसमें मैं आपको ये दिया R4, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? ये पैरेलल में लगे, तो ये पहला महीना जोड़ लेंगे, तो ये RX हो गया। RX क्या हो गया? R1 R2 और R3। अब 1/R R4 प्लस ये पैरेलल में, ये तीनों एक साथ सीरीज में पहले ही जुड़े, लेकिन ये इसके साथ पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे? R इजिकल टू
RX R4 और RX प्लस R, ये रेजिस्टेंस है इसका। इज दैट क्लियर? ये वोल्टेज है, इसमें करंट देगा। कोई साहब? हाँ जी, क्लियर? हाँ जी, देखो पढ़ाते हैं इसे। ये पैरेलल कंडीशन है जो अभी मैंने आपको यहाँ बताई। ये रहा ना R1 R2 R3, सीरीज बताई थी R1 R2। ये रही, अब ये सीरीज में इधर सम करेगा, देखो ये रहा। अब वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्टेज भी सीरीज में एक साथ जुड़ेगी। अब यहाँ पे भी आया ये ओम्स लॉ, क्योंकि ये पार्ट्स ओम्स लॉ का ही है। ये देखो, ये सीरीज है, ये पैरेलल आ गया, रेजिस्टेंस है पैरेलल। अब पैरेलल में भी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको जो अभी समझाया मैंने। ये रहा। अब सीरीज में क्या था? वोल्टेज थी, इसमें करंट आएगा। पैरेलल में, पैरेलल में करंट जुड़ेगा एज ए सीरीज। ये रहा। अब सेम वही, अब आगे ये देखो, न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स है, ये जोड़ा ना इसने ऐसे, फिर आर निकाला, राइट? ये कराएंगे, अभी पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। अब हीटिंग, अब इलेक्ट्रिक करंट। ये न्यूमेरिकल्स, ये जो मेन फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल्स, ये सब आपको मैं राइटिंग अपने पेन से बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल्स मुंह से बोल के बता रहा हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है? हीट देती है। आपने पंखा चलाया तो आपने देखा उसका स्विच भी गर्म हो जाता है, नहीं होता? जबकि वो गर्म नहीं होना चाहिए। आप पंखा चलाते हैं, पंखे को हाथ लगा, वो भी गर्म हो जाता है। तो द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस द हीट, क्या करती है? हीट देती है, साथ में लाइट भी देती है। आप कभी आपने हीटर देखा है? हीटर, उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रो करते हैं, लेकिन हीट कहाँ देता है? वो कुछ मटेरियलों पे देता है। तार जलता था ना, लाल हो जाता है, रोशनी देता नहीं देता, और हीट भी देता है, गर्म हो जाता है। क्लियर? तो ये वो ही है। कह रहा वी नो ए बैटरी या सेल इज ए सोर्स। अच्छा छोड़ो, हीटर नहीं देखा, मोबाइल देखा, चार्ज करते हो, ज्यादा चार्ज हो जाए तो क्या होता है? मोबाइल गर्म हो जाता है। या मोबाइल पे बहुत लंबी बात कर लो तो बैटरी ज्यादा यूज हो जाती है, ज्यादा करंट चला गया तब भी फोन गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी या सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है? हीट नहीं करती है। तो ये सब एनर्जी। अब इस हीट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं कि हीट से इंस्ट्रूमेंट सिस्टम पे कोई फॉल्ट ना हो जाए। तो अगर हीट ज्यादा हुई तो रेजिस्टेंस फूक जाता है, तो छोटा सा खर्चा होता है। लेकिन अगर प्लेट ही फूक जाए तो ज्यादा खर्चा होगा। तो इसलिए हम इसमें रेजिस्टेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं? रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। केमिकल रिएक्शन विद द जनरेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल, ए सेलेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करते हैं? करंट में। फॉलो द करंट थ्रो ए रजिस्टर, एक रजिस्टर के द्वारा करंट फ्लो करते हैं। ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी। और वो जो सिस्टम हमने बनाया रेजिस्टेंस का, चाहे वो पैरेलल में बनाए चाहे वो हम सीरीज में बनाए, हम बैटरी और इंस्ट्रूमेंट के बीच में लगाते हैं कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो रेजिस्टेंस उड़ जाता है, क्लियर? ज्यादा हीट होता है। तो ये हम हीट ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इज दैट क्लियर? इससे आगे हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करें।
ताकि बच्चे बेनिफिट्स उठा सकें। बाय, थैंक यू।